सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और कम्मो का नमस्कार। मंजू जी आपको भी नमस्कार। हाँ कम्मो भाभी आपको भी हमारा नमस्कार। और देखिए नमस्कार तो हो गया, और अब अगर हम बात करें अगर वातावरण की या गर्मी की तो बड़े जोरों पर है ना। हाँ भाई, परेशान कर रही है। हर मौसम का अपना एक अलग मजा होता है मंजू दीदी। तो हर मौसम का कहते हैं ना आनंद उठाइए। हाँ लेकिन आनंद उठाते उठाते अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। वो तो रखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि गर्मी जो है अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो बड़ी घातक भी हो सकती है। चलो तो पहले ये बताइए कि आज हमारी जो सखी सहेली की ये बैठक है क्या क्या खास है? बहुत कुछ खास है भाई। आज है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इस दिवस की हम बात करेंगे। और इसके अलावा साथ ही सखी विशेष के अंतर्गत कवयित्री नलिनी बाला देवी, हाँ इन पर चर्चा होगी। और जब हम वातावरण की बात कर रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, तो सेहत के साथ साथ में सौंदर्य की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में निकलने से सौंदर्य बिगड़ जाता है। लेकिन उसको बनाए रखना भी तो अपने ही हाथ में है ना मंजू दी। बनाना तो पड़ता है भाई। तो देखो घर में रहकर ही हम घरेलू चीजों से, दही जो होता है, दही अक्सर गर्मी के दिनों में हम घर में रखते ही हैं, तो उससे फेशियल हम कर सकते हैं और चेहरा चमका सकते हैं। बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करना है वो आज हम बताएंगे। बिल्कुल। और साथ ही कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी सुखमय जीवन। इसका पहला भाग बिल्कुल है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस विषय पर। तो ये दिन प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। ये दिन उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाता है जिन्होंने अपने समर्पण और साहस के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा जारी रखी। इस दिन उन लोगों की स्मृति का सम्मान किया जाता है जिन्होंने शांति के लिए अपनी जान गंवाई। और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर साल 2002 को नामित किया गया था और पहली बार साल 2003 में मनाया गया। इसके इतिहास की बात करें तो पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन साल 1948 में 29 मई को स्थापित किया गया था। हाँ, इसके अलावा 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी कि UNTSO द्वारा मध्य पूर्व में युद्ध विराम के लिए व शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी संख्या तैनात की गई। और साल 1948 में शांति सैनिकों की संख्या थी केवल 72, पर अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवाएं दी हैं। और आज के दिन दुनिया भर में उन सभी महिलाओं और पुरुषों के कार्य की सराहना और सम्मान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी शांति रक्षक अपने कार्यों में अपने सहयोग के साथ लगे रहते हैं। भाई जब ऐसे अभियान चलते हैं ना भाभी, कम्मू भाभी, तो क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन उन परेशानियों से न घबराते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए भी ये जो शांति सैनिक है ये अपना कार्य जारी रखते हैं। इसी बात का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल। अतीत और वर्तमान के शांति सैनिकों की सेवा और बलिदान को हम पहचानते हैं, जो कई बाधाओं के बावजूद शांति के लिए अपना जो प्रयास है वो जारी रखते हैं। और अकेले हम सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल, लेकिन साथ मिलकर हम बदलाव के लिए एक मजबूत ताकत बन सकते हैं। और आखिर शांति की जरूरत तो हम सभी को है, पूरे विश्व को है। बिल्कुल, शांति की जरूरत हम सभी को होती है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले।
पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। कमो भाभी, जहाँ शांति हो प्यार हो, ऐसे वातावरण की तो बात ही कुछ और है। और मंजू दी, यही आशा है, यही प्रार्थना है कि एक ऐसा गगन हम सभी को मिले, हाँ। जिसमें शांति हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सौहार्द हो। हाँ बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने 75 वर्षों से दुनिया की सबसे विकट राजनीतिक और सुरक्षा स्थितियों में जीवन को बचाने का काम किया है। रिकॉर्ड के अनुसार 20 लाख से अधिक कर्मियों ने जो है युद्ध से शांति की ओर बढ़ने में मदद की है, और वर्तमान में ऐसे 121 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है और शांति बनाए रखने में मदद के लिए वो सैनिक भेजते हैं। बिल्कुल। और ये जो सैनिक हैं, इनकी जो कहते हैं ना कि जो एफर्ट्स है इनका, हाँ। जो प्रयास है, बिल्कुल, जिस लगन से वो काम करते हैं उनको काफी मायने रखता है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम कवयित्री नलिनी बाला देवी की बात करेंगे, तो आपको बताएं कि असमिया भाषा की प्रसिद्ध वो कवयित्री थी। वे अपनी राष्ट्रवादी और रहस्यवादी कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने 1957 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, और 1968 में उनकी काव्य कृति अलकनंदा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। कुछ पंक्तियां यहाँ पे ये हैं मंजू दी। सबसे पहले मैंने आंखें खोली तेरी गोद में माँ, जन्म की पहली सुबह में सोकर तेरी गोद में आंखें बंद कर लूंगी, जीवन की अंतिम संध्या में। मृत्यु के बाद भी लगता है मुझे फिर जगह मिलेगी तेरी प्यारी गोद में। थकी हुई आत्मा अपना अंतिम विश्राम लेती है माँ तुम्हारी छाया में। वाह, क्या बात है। असमिया से हिंदी में अनुवादित ये पंक्तियां कविता जन्मभूमि से ली गई है, जिसमें नलिनी जी की मातृभूमि के प्रति गहरी और अति प्रवाह प्रेम की अभिव्यक्ति है। साहित्य में तो उन्होंने नाम कमाया ही, साथ ही उन्होंने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। जी, नलिनी बाला देवी ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी हासिल किया, उसकी जो नींव थी वो उनके बाल्यावस्था में और उनके परिवार में ही पड़ गई थी। उनका जन्म 23 मार्च साल 1898 को गुवाहाटी, असम में हुआ था,
उनके पिता का नाम था नवीन चंद्र बरदोलोई, जो उस समय असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। हाँ, और नलिनी बाला का रुझान साहित्य की तरफ बचपन से ही था और देश के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें अपने पिता से मिला था। जब वो सिर्फ 10 साल की थी तब उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था पिता। और अगले कुछ वर्षों में उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनके जीवन और साहित्य पर इसका बहुत असर हुआ। उस समय की सामाजिक परंपरा के अनुसार लगभग 12 वर्ष की छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया और विवाह के मात्र 8 वर्षों बाद ही उनके पति का निधन हो गया और इसके बाद उनके 2 बेटे थे, उनको भी उन्होंने खो दिया। हाँ, बड़ी दुखद स्थिति थी और इन परिस्थितियों से कम हुआ भी निपटना या उससे बाहर आना ये हर किसी की बात नहीं, बस की बात नहीं होती है, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसके बाद उनके पिता को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की वजह से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इस वेदना से जर्जर होकर उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना समय वेद, गीता, उपनिषद और भागवत पुराण के अध्ययन में लगाया। विवाह के समय उनके ससुर ने उन्हें एक स्वर्ण कलम उपहार में दी थी, जिसका उन्होंने मान रखा, उस कलम का उन्होंने मान रखा। नलिनी जी ने काव्य संसार में शरण ली। उनकी कविताएं त्रासदी, देश प्रेम और भक्ति भावनाओं से भरी हुई थीं। उन्होंने जेल में बंद अपने पिता को पत्र भी लिखे थे। और ये जो कलम उन्हें उनके ससुर ने दी थी उसका मान रखते हुए आगे उन्होंने क्या क्या हासिल किया और किस तरह हासिल किया, उनकी इस संघर्ष गाथा की या उनके आगे बढ़ने की ये जो कहानी, इसके बारे में हम और बात करेंगे। कमो भाभी, एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। जितना मिले उसी में खुश हो ले, जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। क्या हुआ बहारों के गीत सजाने, मिले जो हम तो क्या हुआ बहारों के गीत सजाने। बुझे कोई आशा का दिया तो फिर से जला ले, दुखों से तू हार न राही किए जा जतन हो, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण,
गाओ मेरे मन। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा। रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण। गाओ मेरे मन, चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण। गाओ मेरे मन। कम्मो भाभी, देखो कभी कभी जो है जीवन ऐसे मोड़ पर हमें ला करके खड़ा कर देता है कि समझ नहीं पाते कि आगे का रास्ता कैसे पार करें। लेकिन मंजू दी, यही वो समय होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं और ऐसे समय में अपने मन को संयत रखते हुए अगर आप आगे की राह खोजने की कोशिश करें तो वो जो राह है ना वो आसानी से मिल जाती है। और ऐसा ही कुछ किया कवयित्री नलिनी बाला देवी जी ने। उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने के लिए साहित्यिक पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया था। उनका पहला कविता संग्रह संध्यार सुर साल 1928 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय और गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया। अध्यात्म और देशभक्ति उनकी रचनाओं के दो प्रमुख विषय रहे। अपने पिता और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पिता की एक बेहतरीन जीवनी भी लिखी। और उनके लेखन का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कैसे उन्होंने असम की सुंदरता के साथ साथ भारत देश की सुंदरता का भी वर्णन किया है। भारत, रविंद्र तर्पण, महांदर आत्मा कहिनी, ये देशभक्ति पर उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हाँ, और नलिनी बाला देवी को उनके साहित्य में रहस्यवाद के लिए भी जाना जाता है। और रहस्यवाद एक आध्यात्मिक और पारलौकिक दुनिया की अवधारणा पर आधारित है। वो कर्म की अवधारणा में विश्वास करती थी। उनकी रचना परम तृष्णा एक लंबी कविता है जिसमें उनकी कुछ दार्शनिक मान्यताओं का विवरण है। साहित्य के अलावा नलिनी बाला ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया। उन्होंने असहयोग और स्वदेशी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में एक बुनाई प्रशिक्षण केंद्र भी खोला। हाँ, और इसके अलावा उनकी साहित्यिक विरासत आज भी असमिया साहित्य में जीवित है। वो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला असमिया कवि और असम साहित्य सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। असम साहित्य सभा की स्थापना दिसंबर सन 1917 में असम और असमिया साहित्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वे अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कवयित्रियों में से एक थी। दर्शन में डूबी उनकी कविताएं आज भी प्रेरणा देती हैं। अपनी एक कविता में वे लिखती हैं, आंखें जो पृथ्वी की असीम सुंदरता के लिए भटकती हैं, हृदय जो इंद्रियों के मीठे सुख के लिए तरसता है, ये हमारे क्षणिक जीवन में तुच्छ अर्थहीन नहीं है। वे आगे की ओर बढ़ते कदम हैं, स्वयं और स्वच्छंद के एहसास के लिए। क्या बात है। देखिए, इनकी कविताओं की जो पंक्तियां कुछ पहले हमने पढ़ी थी और अभी पढ़ी, इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपा है। और वैसे तो ये असमिया भाषा से हिंदी में अनुवादित है, लेकिन जब इनका अर्थ देखेंगे ना तो इतना सार्थक लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे इन्होंने पिता के ऊपर जो लिखा है या मातृ शक्ति के ऊपर लिखा है, नहीं पूरी पृथ्वी को, इस
इस धरती को उन्होंने अपनी माँ के समान समझा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो भी माँ की गोद में, जब कुछ मुश्किल हालात में आते हैं तो भी हम माँ की गोद में समा जाते हैं, और जब जाते हैं तब भी माँ की गोद हमारा इंतजार करती है। तो ये सब जो बातें हैं ना, अगर अगर और ज्यादा अगर इनके साहित्य को पढ़ेंगे तो ऐसी शायद बहुत सारी और भी बातें हमें पढ़ने को मिलेंगी, पता चलेगी। और भावनाओं से ओतप्रोत उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें संधियार सुर यानी इवनिंग मेलोडी, साथ ही सोपुनार सुर यानी मेलोडी ऑफ ड्रीम्स, स्मृति तीर्थ, परोश मोनी जिसका अनुवाद होता है टच स्टोन, साथ ही जागृति और अलकनंदा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और 24 दिसंबर 1977 को उन्होंने इस असार संसार को अलविदा कहा। उनकी याद में कॉटन कॉलेज गुवाहाटी ने 1986 में अपने गर्ल्स हॉस्टल का नाम पद्मश्री नलिनी बाला देवी गर्ल्स हॉस्टल रखा, और पल्टन बाजार गुवाहाटी में उनकी एक प्रतिमा भी लगाई गई है। मंजू दी, उनकी प्रसिद्ध कविता नटघर यानी थिएटर की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं ना, उसके द्वारा हम उनको याद करेंगे, जिसका हिंदी में अर्थ कुछ इस तरह है: ये साथ हैं, बंधे हुए चेहरे की रूपरेखा है, जो अनंत विस्मृति में घुल जाते हैं अगर उन्हें बांधने वाला प्यार का धागा टूट जाता है। वाह, क्या बात है, दिल को छू जाती है। और इतनी भावनाओं से ओतप्रोत बातें, उसमें भावनाओं का जो एक गहरा समंदर, ऐसा लगता है कि हिलोरे ले रहा है, और जब हम इसे पढ़ते हैं या हम सुनते हैं पूरी तरह उसमें हम डूब जाते हैं और मन में गहरे तक ये बातें असर कर जाती हैं। तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना, वो इसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनी अंग जलाए, ऊंची तोर अटारी, मैंने पंख लिए कटवाए, दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम
करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम करे घबराए। कम्मो भाभी, चलिए अब असम की वादियों से हम थोड़ा बाहर निकल आते हैं। ना निकले तो ही अच्छा मंजू दी। इतनी गर्मी हो रही है ना हाँ। कि मतलब सभी लोग परेशान हैं। हाँ। और बच्चे तो खासकर। हाँ, परेशान तो हैं। और बच्चे जो है वो ये समझते नहीं इस बात को कि बाहर गर्मी है तो हमें मतलब इस गर्मी में नहीं घूमना चाहिए, नहीं खेलना। अभी चूंकि बच्चों की छुट्टियों का समय है तो खेलना तो उनका हक बनता है ना। हाँ, तो बस मौका मिला और चल दिए बाहर, चाहे कितनी भी कड़कती धूप हो, खेलना तो जरूरी है। हाँ, लेकिन हम बड़ों को ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि बच्चे जब गर्मी में खेलें तो बस थोड़ी देर के लिए उन्हें वापस ले, जब छायादार जो जगह वहां खेलने के लिए दे, या फिर कुछ इंडोर गेम्स भी होते हाँ। हैं वो उन्हें खेलने के लिए दे दे। मतलब दोपहर के समय उन्हें बाहर ना भेजे। और अगर बाहर किसी कारण से जाना भी पड़े तो पूरी तरह से अच्छी तरह से पानी पिए और उसके बाद निकले। ये बात विशेष तौर पर बच्चों के लिए लागू होती है। सर पर टोपी बेहद जरूरी है। और हालांकि बच्चों के मामले में थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से ढक दिया हो, सूती कपड़े से सर ढका हो, गर्दन और गले के आसपास का हिस्सा भी ढका हो, ताकि जो गर्म हवा चलती है ना उससे बच्चे बचे रहें। और सबसे ज्यादा तकलीफ होती है घमौरियों के कारण। हाँ। तो भाई घमौरियों से बचने के लिए जब गर्मी बढ़ती है तो आमतौर पर घमौरियां बच्चों को परेशान करती ही हैं। हाँ, तो एक तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी ज़्यादा पिए। इसके अलावा हल्के फुल्के ऐसे सूती कपड़े जो होते हैं, ज़्यादा गर्म ना हो कपड़े, ऐसे कपड़े में हवादार जिसमें हवा आती जाती रहे थोड़ी। हाँ। तो इस तरह के कपड़े पहना है बच्चों को। और दिन में हो सके तो 2 बार अच्छे से नहाएंगे बच्चे ठंडे पानी से, तो भी इस समस्या से बचे रहेंगे। या कुछ थोड़ा पाउडर वगैरह लगा दें बच्चों की पीठ पर। अब अक्सर पीठ पर ज़्यादा होती है घमौरियाँ। हाँ, जो गर्दन के आसपास का हिस्सा होता है, पीठ और मुंह पे, चेहरे पे, माथे पे, नाक के आसपास, तो चंदन का लेप भी लगाया जा सकता है। साथ ही थोड़े खुलेदार कपड़े, खुले कॉटन के खुले कपड़े पहनाएं तो हवा भी लगती रहेगी। और खाने के लिए ठंडी चीजें यानी फ्रिज से निकली हुई चीजें नहीं, खीरा हो गया, दही हो गया, इन सब का सेवन करना भी फायदेमंद हाँ, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी तासीर अगर गर्म है तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इस समय जो है तरबूज और खरबूज और इस तरह के फल भी आते हैं जिसमें बहुत सारा वाटर कंटेंट, पानी बहुत सारा होता है इनमें। तो इस तरह के फल खाएंगे तो उससे भी पेट को ठंडक मिलेगी, पानी की जो पूर्ति है, शरीर में तरावट बनी रहेगी। और मिनरल्स भी होते हैं चूंकि इन फलों में, तो वो सब भी अगर खाएंगे तो ये सब पूर्ति होती रहेगी। और अब जो है कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का, लेते हैं। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हुए हैं और अब सुन रहे हैं कार्यक्रम कथा सुधा। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक ऐसे विद्वान जिन्हें साहित्य, दर्शन, भाषा, विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व ज्योतिष सभी विषयों पर महारत हासिल थी। उनकी रचनाओं में वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का संकेत मिलता है। भाषा के धनी थे वो। स्वाभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण अधिकार उन्होंने स्वयं प्राप्त किया और मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाओं की भी अच्छी जानकारी हासिल की। सिर्फ 10 साल की आयु में संस्कृत में भाषण देकर उन्होंने भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को हैरान कर दिया था। 20 साल की आयु में उन्होंने जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार और उससे जुड़े शोधकार के लिए गठित मंडल के सदस्य के रूप में कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की थी। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला लिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार संभाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बहुत छोटी आयु में 1922 में इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी इस अल्प आयु को देखते हुए उनके लेखन का विस्तार चौंकाता है। उनकी रचनाओं में कहानियां, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध तो है ही, साथ ही गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं और उन्होंने समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला पर जो लेख लिखे हैं वो सभी शामिल हैं। इसके अलावा वैदिक, पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा जैसे विषयों पर प्रबंध लेख और टिप्पणियां सभी कुछ सम्मिलित है। गुलेरी जी ने स्वयं तो किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप से काफी लिखा। हिंदी साहित्य में उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली जब 1915 में सरस्वती मासिक में उनकी कहानी प्रकाशित हुई, उसने कहा था। ये कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। कथा सुधा में आज हम लेकर आए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन। सुखमय जीवन व्यवहारिक ज्ञान के एक ऐसे कोण पर प्रकाश डालती है कि सुनने वाले, पढ़ने वाले अंत तक कहानी से बंधे रहते हैं और जब कहानी समाप्त होती है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। परीक्षा देने के पीछे और उसके फल निकलने के पहले के दिन किस बुरी तरह बीतते हैं ये उन्हीं को मालूम है जिन्हें उन्हें गिनने का अनुभव हुआ है। सुबह उठते ही परीक्षा से आज तक के कितने दिन गए ये गिनते हैं और फिर कहावती 8 हफ्ते में कितने दिन घटते हैं ये गिनते हैं। कभी कभी उन 8 हफ्तों पर कितने दिन चढ़ गए ये भी गिनना पड़ता है। खाने बैठे हैं और डाकिये के पैर की आहट आई, कलेजा मुंह को आया। मोहल्ले में तार का चपरासी आया कि हाथ पांव कांपने लगे। न जागते चैन, न सोते आराम। सपने में भी यही दिखता है कि परीक्षक साहब एक 8 हफ्ते की लंबी छुरी लेकर छाती पर बैठे हुए हैं। जयदेव का भी बुरा हाल था। LLB का फल अब की और भी देर से निकलने को था। न मालूम क्या हो गया था, या तो कोई परीक्षक मर गया था या उसको प्लेग हो गया था। उसके पर्चे किसी दूसरे के पास भेजे जाने को थे। बार बार यही सोचता था कि प्रश्न पत्रों की जांच के बाद सारे परीक्षकों और रजिस्ट्रारों को भले ही प्लेग हो जाए, अभी तो 2 हफ्ते माफ करें, नहीं तो परीक्षा के पहले ही उन सबको प्लेग क्यों न हो गया। रात भर नींद नहीं आई थी, सिर घूम रहा था। अखबार पढ़ने बैठा तो उसे दिखाई पड़ता क्या है कि लिनोटाइप की मशीन ने 4-5 पंक्तियां उल्टी छाप दी हैं। बस अब जयदेव से नहीं सहा गया। उसने सोचा घर से निकल चलो, बाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का घोड़ा, जी हाँ वही साइकिल, उठाया और चल दिए। तीन 4 मील जाने पर शांति मिली। हरे हरे खेतों की हवा, कहीं पर चिड़ियों की चहचह
और कहीं कुओं पर खेत को सींचते हुए किसानों का सुरीला गाना, कहीं देवदार के पत्तों की सोंधी बास और कहीं उनमें हवा की सी सी करके बजना। सबने जैसे जयदेव के परीक्षा के भूत की सवारी को हटा दिया। अब बाइसिकल भी गजब की चीज है, न दाना मांगे न पानी, चलाए जाइए जहां तक पैरों में दम हो। सड़क में कोई था नहीं, कहीं कहीं किसानों के लड़के और गांव के कुत्ते पीछे लग जाते थे। जयदेव ने बाइसिकल को और भी हवा कर दिया। सोचा था कि उसका घर सीतापुर से 15 मील पर कालानगर है, वहां की मलाई की बर्फ अच्छी होती है और वहीं उसके एक आध मित्र रहते हैं जो कुछ सनकी हैं। कहते हैं कि जिसे पहले देख लेंगे उससे विवाह करेंगे। उनसे कोई विवाह की चर्चा करता है तो अपने सिद्धांत के मंडल का व्याख्यान देने लग जाते हैं। चलो उन्हीं से सिर खाली करें। ख्याल पर ख्याल बंधने लगा। उनके विवाह का इतिहास याद आया। उनके पिता कहते थे कि सेठ गणेश लाल की इकलौती बेटी से अब की छुट्टियों में तुम्हारा ब्याह कर देंगे। पड़ोसी कहते थे कि सेठ जी की लड़की वही जिसकी आंख थोड़ी गड़बड़ है और मोटी है और 8 ही वर्ष की है। पिता कहते थे कि लोग जलकर ऐसी बातें उड़ाते हैं और लड़की वैसी हो भी तो क्या, सेठ जी के कोई लड़का है ही नहीं, 20-30 हजार का गहना देंगे। मित्र महाशय मेरे साथ साथ डिबेटिंग क्लबों में बाल विवाह और माता पिता की जबरदस्ती पर इतने व्याख्यान झाड़ चुके थे कि अब हमारे लज्जा के साथियों में मुंह नहीं दिखाते थे, क्योंकि पिताजी के सामने ची करने की हिम्मत नहीं थी। व्यक्तिगत विचार पर साधारण विचार उठने लगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सद्विचार एक तरह के पशु हैं जिनकी बलि माता पिता की जिद और हठ की वेदी पर चढ़ाई जाती है। देश का उद्धार तब तक नहीं हो सकता। फिस, एकदम अर्श से फर्श पर गिर पड़े। बाइसिकल की फूंक निकल गई। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। पंप साथ नहीं था और नीचे देखा तो जान पड़ा कि गांव के लड़कों ने सड़क पर ही कांटों की बाड़ लगाई है। जयदेव ने उन्हें भी गालियां दी, पर उससे तो पंचर सुधरा नहीं। अब कहाँ तो देश का उद्धार हो रहा था और कहाँ काला नगर तक इस चरखे को खींच ले जाने की आपत्ति से कोई निस्तार नहीं दिखाई पड़ा। पास के मील के पत्थर पर देखा कि काला नगर यहाँ से 7 मील है। दूसरे पत्थर के आते आते जयदेव बेदम हो लिया था। जेठ की धूप और कंकरीली सड़क जिसमें लदी हुई बैलगाड़ियों की मार से 6-6 इंच शक्कर की सी बारीक पीसी हुई सफेद मिट्टी बिछी हुई। काले पेटेंट लेदर के जूतों पर 1-1 इंच सफेद पॉलिश चढ़ गई। लाल मुंह को पोंछते पोंछते रुमाल भीग गया और सारा आकार सभ्य विद्वान का सा नहीं बल्कि सड़क कूटने वाले मजदूर का सा हो गया। सवारियों के तो लोग इतने गुलाम हो गए हैं कि 2-3 मील चलते ही छठी का दूध याद आने लगता है। बाबूजी, क्या हुआ? बाइसिकल पंचर हो गया? एक तो चश्मा, उस पर रेत की तह जमी हुई, उस पर ललाट से टपकते हुए पसीने की बूंदें, गर्मी की चिढ़ और काली रात सी लंबी सड़क। जयदेव ने देखा ही नहीं था कि दोनों ओर क्या है। ये शब्द सुनते ही सिर उठाया तो देखा कि एक 16-17 वर्ष की कन्या सड़क के किनारे खड़ी है। बाबूजी, क्या हुआ? बाइसिकल पंचर हो गया? हाँ, हवा निकल गई है और पंक्चर भी हो गया है। अब पंप मेरे पास है नहीं। काला नगर बहुत दूर तो है नहीं, अभी जा पहुंचता हूं। अंत का वाक्य तो जयदेव ने केवल ऐंठ दिखाने के लिए कहा था। वैसे तो ये जयदेव भी जानता था कि 5 मील 500 मील के से दिखाई दे रहे थे उस समय। अभी जा पहुंचता हूँ? हाँ हाँ भाई, इस सूरत से तो आप काला नगर क्या कलकत्ते पहुंच जाएंगे। मेरी मानिए, जरा भीतर चलिए, कुछ जल पीजिए, वो आपकी जीभ सूखकर तालू से चिपक गई होगी। चाचा जी की बाइसिकल भी है और पंप भी है, और हमारा नौकर गोविंद, वो तो बहुत अच्छा पंक्चर सुधारना जानता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 क्या? हाँ हाँ बोलिए, चलिए। यूं कहकर बालिका ने जयदेव के हाथ से बाइसिकल छीन ली और सड़क के एक तरफ हो ली। वो भी उसके पीछे पीछे चला। देखा कि एक कटीली बाड़ से घिरा बगीचा है जिसमें एक बंगला है। यहीं पर कोई चाचा जी रहते होंगे, परंतु ये बालिका कैसी?
जयदेव ने चश्मा रुमाल से पोंछा और उसका मुंह देखा। पारसी चाल के गुलाबी साड़ी के नीचे चिकने काले बालों से घिरा हुआ उसका मुखमंडल दमकता था और उसकी आंखें जयदेव की ओर कुछ दया, कुछ हंसी और विस्मय से देख रही थीं। बस श्रोताओं, ऐसी आंखें जयदेव ने कभी नहीं देखी थीं। मानो वो कलेजे को घोलकर पी गईं। एक अद्भुत, कोमल, शांत ज्योति उनमें से निकल रही थी। कभी एक तीर से मारा जाना हुआ सुना है? कभी एक निगाह में हृदय बेचना पड़ा है? कभी तारा मैत्रक और चक्षु मैत्र नाम आए हैं? जयदेव ने एक सेकंड में सोचा और निश्चय कर लिया कि ऐसी सुंदर आंखें त्रिलोक में न होंगी, और यदि किसी स्त्री की आंखों को प्रेम बुद्धि से कभी देखूंगा तो बस इन्हीं को। आप सितारपुर से आए हैं? जी। भैया, आपका नाम क्या है? मैं जयदेव शरण वर्मा हूँ। आपके चाचा जी? ओहो, बाबू जयदेव शरण वर्मा BA, जिन्होंने सुखमय जीवन लिखा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपको पता है, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है, और चाचा जी तो उसकी प्रशंसा किए बिना एक दिन भी नहीं जाने देते। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिना भोजन किए तो आपको जाने ही नहीं देंगे। और आपके ग्रंथ को पढ़ने से हमारा परिवार सुख कितना बढ़ा है, मैं इस पर तो कम से कम 2 घंटे तक व्याख्यान देंगे ही। अभी आप सुन रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी सुखमय जीवन का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: जयदेव जयंत पात्रीकर, कमला नेहा शर्मा, चाचा जी श्याम, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजू दी, क्या होगा अगले भाग में? हाँ, जयदेव जब चाचा जी से मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। उसके लिए तो अगला भाग सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, अगले सोमवार को, है ना। सुखमय जीवन के कहानी का पहला भाग हमने सुना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है, और आज पहला भाग हम सुन चुके हैं। अगला भाग जो है वो अगले सोमवार को हम सब मिलकर सुनेंगे। उसके पहले गीत सुनेंगे। जी। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे, रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, समझो कि सवेरा दूर नहीं।
जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं सबसे मधुर वो गीत। पहलू में पराए दर्द बसा के हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। पहलू में पराए दर्द बसा के हंसना हंसाना सीख जरा, तू हंसना हंसाना सीख जरा। तूफान से कह दे घिर के उठे, हम प्यार के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं सबसे मधुर वो गीत। मंजू दी, जब मन प्रसन्न हो, मन संतुष्ट हो, तो दिल से जो गीत निकलता है ना, हाँ, वो मधुर रहता है और वो दिल से गाया गया रहता है। हाँ बिल्कुल, और जो मधुर गीत होते हैं वो हमारे दिल पर दस्तक दे ही देते हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि फिर से सुन लें, फिर से सुन लें। और ऐसे ही मधुर गीत विविध भारती से बजते हैं। जी, और देखो दही की जहाँ तक बात है, गर्मियों के जब दिन होते हैं तो दही खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और दही वो चीज है जो गर्मी में, भाई उसका नाम ही काफी है, हाँ, ठंडक लग जाती है, मतलब शीतलता का एहसास होता है। हाँ, और दही से बनी हुई छाछ, वो भी खाना खाने के बाद जब हम खाते हैं तो पेट भी उससे दुरुस्त रहता है, हाँ, है ना, पाचन के लिए बड़ी अच्छी होती है। लेकिन आज हम दही का फेशियल बना करके आप चेहरा कैसे चमका सकते हैं, इस विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। दही का सेवन करने से शरीर को फायदा मिलता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका विभिन्न चीजों के साथ संयोजन करके या मिलान करके और लेप बना करके हम त्वचा को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, वैसे दही से त्वचा में निखार आने के साथ ही कई अच्छी चीजें भी होती है, जैसे जो दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, उनको दूर करने में सहायता मिलती है। और भाई मंजू दी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि दही जो है घर में सुलभता से मिल भी जाता है। हाँ, और एक बार अगर आप थोड़ा दही लेकर के आ जाएं तो अगर आपको जैसे रोज जरूरत हो तो घर पर ही जमा दीजिए, थोड़ा जमाते रहिए। बस कुछ विशेष इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। और फेशियल की शुरुआत जो हम करते हैं वो किससे करते हैं? क्लेंजिंग से करते हैं, यानी साफ सफाई, यानी चेहरे की सफाई से करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक कटोरी में 1 चम्मच दही और 5 से 6 बूंदे उसमें गुलाब जल की डालकर मिला लें और एक अच्छा सा पेस्ट बना ले और इस पेस्ट को हमें चेहरे और गर्दन पर लगा लेना है। अब लगा लिया हमने ये पेस्ट, तो 1-2 मिनट तक चेहरे को हमें मसाज करना है और मसाज से धूल गंदगी निकल जाती है। फिर तौलिया गीला करके चेहरा साफ कर ले। चेहरे को रगड़ कर साफ नहीं करना है, बल्कि थपथपाते हुए साफ करें। तो ये हो गई क्लींजिंग। हाँ, अब क्लींजिंग हो जाने के बाद में क्या करते हैं? मसाज करते हैं। तो इसके लिए हमें 1 कटोरी में 1 चम्मच दही और आधा चम्मच शहद मिला लें और इसे चेहरे पर लगाएं। इसे गालों पर लगाते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए मसाज करें और आखिर में प्रेशर पॉइंट्स दबाते हुए मसाज करें। वैसे कमो भाभी, मैं आपको बता दूं कि ये जो फेशियल की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर 1-2 बार आप पहले देख लें, सीख लें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत विशेष इसके अंदर बात नहीं, बस आपको ये देखना कि इसके प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ पर है और हमारी उंगलियों को हमें किस गोलाई में घुमाना है, बस ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो मंजू दी, आप ही बताएं ना कि क्या करना होगा। बता देते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है कि दोनों हाथों की उंगलियों से चिन को, यानी ठुड्डी
ठुड्डी जो होती है उसके बीचों बीच दबाना है, होठों के दोनों किनारों को दबाना है, ऊपर ले जाते हुए आईब्रो के बीच में, हाथों को ऊपर ले जाते हुए आईब्रो के बीच में दबाना है, माथे पर ऊपर की ओर जो प्रेशर पॉइंट होता है वहां दबाना है, आईब्रो के जो बाहरी हिस्से होते हैं वहां दबाव देना है, और कान के पीछे नीचे की ओर के प्रेशर पॉइंट को हमें दबाना है, और आखिर में वापस आते हुए ठुड्डी को दबाना, यानी गोलाई में घूमते घूमते हाथ हमारे ऊपर तक जाएंगे दबाव देते हुए, और फिर से हाथ नीचे तक आएंगे ठुड्डी तक। तो ये मिश्रण जो है हमने बनाया, इससे हमें ये सब करना है। और हम आपको बता दें कि ये जो मिश्रण है 5-6 दिन तक आप बना करके रख सकते हैं, और ये हर तरह की त्वचा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी तेली त्वचा हो, रूखी त्वचा हो या नॉर्मल त्वचा। बिल्कुल। और ये जो आपने दबाव की बात कही ना, तो भाई दबाव इतना ही रखें जितना आपकी तो जो त्वचा है सह सके। अब प्रेशर पॉइंट्स पे ये नहीं कि एकदम से आपने दबा दिया। बिल्कुल। होता क्या है ना, ये जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ना, जब हम यहाँ पर हल्का हल्का दबाव देते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं, और उससे जो है हमारे जो गाल वगैरह और जो त्वचा है वो एक्टिवेट होकर के थोड़ी अच्छी उसमें निखार आने लगता है। तो अब इसके बाद स्क्रबिंग करनी है। इसके लिए इस्तेमाल की हुई जो ग्रीन टी बैग है उससे ग्रीन टी को कटोरी में निकाल लें और इसमें 1 चम्मच दही मिलाकर स्क्रब बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक स्क्रबिंग करके धो लें। ये स्क्रब त्वचा में कसावट लाने के साथ साथ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी दूर करता है। हाँ, अब अंत में जो है जब फेशियल करते हैं तो फेस पैक लगाते हैं, उसके बाद है ना स्क्रबिंग के बाद। तो फेस पैक बनाने के लिए ये आखिरी स्टेप है। इसमें 2 चम्मच दही में 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर मिला लें। गुड़हल चाइना रोज कहते हैं उसे अंग्रेजी में, और बड़ी आसानी से ये सब जगह उपलब्ध होते हैं। तो जब फूल खिल के शाम को मुरझा जाए तो उसे निकाल लीजिए, धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए, है ना। तो इस पाउडर को उसमें मिला करके पैक बना करके चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें। 15 से 20 मिनट बाद पानी से धो ले। तो गुड़हल का जो ये पाउडर होता है ना, ये त्वचा को चमकदार बनाने में और भी मदद करता है। तो दही, बेसन और गुड़हल का पाउडर। और दही के साथ वैसे कई और चीजें भी मिलाकर मिश्रण से फेशियल की जा सकती है, जिससे त्वचा में निखार तो आएगा ही और मतलब इसका खर्चा भी कम होगा। और हमारे साथियों ने भी कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन वो हम गीत के बाद बताएंगे। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिल भर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए।
तेरी मीठी मीठी बातों पे हम तो हाय लुट गए, लुट गए, लुट गए, लुट गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तो दही से फेशियल की बात कर रहे थे हम मंजू दी। आपने फेशियल का बड़ा अच्छा तरीका बताया, हम जरूर आजमाएंगे। लेकिन हमारी एक सखी कह रही है कि भाई दही रोज एक कटोरी खाएं, पेट स्वस्थ रहेगा, चेहरे पर फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि दही में बेसन और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर 10 मिनट फेस पर लगाएं और सूखने के बाद मसाज करते हुए पानी से धो ले तो चेहरा निखर उठेगा। यानी वो भी बहुत सारे तरीके और बता रहे हैं हमें। तो दही और बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी खाने से पेट साफ रहता है और पेट साफ रहने से चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर की त्वचा भी साफ रहती है। इसलिए लगाने के साथ साथ खानी भी चाहिए। वैसे मंजू दी, आयुर्वेद में कहा भी गया है कि अगर पेट आपका साफ है, स्वस्थ है, तो शरीर में कोई भी रोग टिकेगा नहीं। हाँ, और जल्दी से एक और कमेंट ले लेते हैं कि दही का फेस पैक बनाने के लिए 2 चम्मच गाढ़ा दही लें, इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच टमाटर का रस मिलाएं। इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाएं, 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें, चेहरा धो लें और अंत में मॉइस्चराइजर लगा लें तो चेहरा चमक उठेगा। ये हमारे श्रोता ने बात लिखी है। तो भाई दही के कई फायदे हैं। खाते रहिए, लगाते रहिए और गुनगुनाते रहिए। अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और कम्बू का नमस्कार। सखी सहेली।